हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर अपने गाला पेपर 5 का सेक्शन डी सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप सारे वीडियो देखना चाहते हो आप जल्दी से जल्दी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका 12th के अंदर 85 to 90% लाने का गोल है तो आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन डी। चलिए तो सेक्शन डी में आगे बढ़ते हैं अपने। तो सेक्शन डी के अंदर यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन दे रखे होंगे जिसमें से 8 करने होंगे। तो 8 3 टोटल 24 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन है, बराबर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसके अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो सबसे पहला सम यहाँ पे दे रखा है, सम नंबर 40। द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज्ड बाय 70% and the price of the rice increased by 40% in the year 2025 with respect of the year 2022। अगर प्राइस के अंदर वेरिएशन आता है तो उसे अपने इंडेक्स नंबर कहते हैं विच इज डिनोटेड बाय आई। तो यहां पे अपने को कुछ ग्रुप देके रखे, कुछ आइटम्स देके रखिए। तो पहले आइटम्स लिख देंगे। तो सबसे पहले है द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे जितने भी परसेंटेज इंक्रीज होते हैं वो परसेंटेज को 100 में ऐड किया जाता है। तो 100 प्लस 70 आई की वैल्यू हो जाएगी 170। चलिए नाउ आगे लिखा गया था द प्राइस ऑफ राइस इट्स ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 40%। तो 100 प्लस 40 140। द प्राइस ऑफ बाजरी डिक्रीज बाय 20%। बाजरी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो 100 में से माइनस कर देंगे, इट्स 75। द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज्ड बाय 40%। ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इट्स 140। एंड द प्राइस ऑफ घी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है 5%। तो 100 माइनस 5 95। आगे क्या लिखा गया है, if the importance, the most important word importance, the other name of the importance it's called a weight which is denoted by W, जिसको W से डिनोट किया जाता है। और वेट अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ना है। किसका इंपॉर्टेंस बोला गया, पहले तो ऑयल इज 3 times एंड द राइस इज डबल दैट ऑफ घी। तो पहले तो घी के वेट को एज्यूम कर लो। द वेट ऑफ द घी इज 1। घी का जो वेट है उसको 1 एज्यूम किया। तो जो ऑयल है वो घी से 3 गुना है, 3 टाइम्स। तो 1 का 3 गुना 3। एंड जो राइस है उसका वेट डबल है, डबल। तो 1 का डबल 2। अब आगे क्या लिखा गया है, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच ऑफ वेट, वेट नहीं है वो व्हीट है, ईच ऑफ व्हीट एंड बाजरी इज डबल दैट ऑफ राइस। जो व्हीट और बाजरी का वेट है वो राइस के वेट का डबल है। सो 4 4। इसका टोटल कर देंगे, इंडेक्स नंबर का तो नहीं होता है। W का टोटल 14, इट्स कॉल्ड अ सिग्मा W। नाउ द नेक्स्ट कॉलम इज IW। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इट्स 680 280 300 420 95। और टोटल करेंगे तो टोटल आ रहा है 1775। चलिए तो नाउ इसको फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे। तो यहां पे प्राइस इंडेक्स नंबर पूछा गया है ऑफ द ग्रुप। तो यहां पे इंडेक्स नंबर इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। तो 1775 डिवाइड बाय 14। चलिए तो आंसर आएगा 1775 डिवाइडेड बाय 14 126.79, बराबर। चलिए अब नीचे क्या लिखा गया था, फाइंड करना था प्राइस इंडेक्स नंबर, जो ढूंढ लिया है। और आगे क्या लिखा गया था, इंटरप्रेटेड। तो नीचे अपने को स्टेटमेंट लिखने का, जो भी आंसर आया उसमें से 100 माइनस कर दो। तो क्या लिखेंगे, द प्राइस ऑफ आइटम्स इंक्रीज्ड बाय
26.79% in the current year as compared to the base year. तो इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट जो हर एक समय अपने लिखते आए बिल्कुल वैसे ही लिखना है. चलिए नाउ 41 convert the following index number obtained by fixed base method about the production of craft industry of the state into the chain base index number. यानी कि आपको यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर दे रखा है वो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है जिसको अपने को चेन बेस में कन्वर्ट करना है. तो देखो सबसे पहली चीज फिक्स बेस इंडेक्स नंबर अपने को दे रखा हुआ है FBIN. एग्जाम में आपको ये पूरा लिखना है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर. यहां पर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं लेकिन आपको शॉर्टकट में लिखना नहीं है. नाउ चेन बेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू 100. पर ये फिक्स बेस दे रखा है तो अपने को वहां पे फिक्स बेस वर्ड यूज करना है. अब देखो यहां पे क्वेश्चन में देखने का कोई पर्टिकुलर बेस ईयर अपने को बोला गया है नहीं, तो जो फर्स्ट ईयर है उसको ही बेस ईयर कंसीडर कर लो और यहां पर पहला CBIN यानी कि चेन बेस इंडेक्स नंबर हो जाएगा 100. नाउ नेक्स्ट क्या होगा कि भाई करंट ईयर का फिक्स बेस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इनटू 100. हर एक के अंदर 96 डिवाइड बाय 132 इंटू 100, 144 डिवाइड बाय 96 इंटू 100, 138 डिवाइड बाय 144 इंटू 100 और 108 डिवाइड बाय 138 इंटू 100. नाउ सबका आंसर लिख देते हैं. 132 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 110, 96 डिवाइड बाय 132 इंटू 100 72.73, 144 divide by 96 into 100 it's a 150, 95.83 और 108 divide by 138 78.26. तो ये अपने को यहाँ पे चेन बेस इंडेक्स नंबर मिल चुका है. चलिए नाउ नेक्स्ट. The principal of a school has conducted a test for a student selected in a sample to judge the relation between the knowledge of mathematics and memory ability in the subject of history of a students. The ranks given to these 5 students in the subject to mathematics and history are given below. देखो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी रैंक्स वर्ड यूज हुआ है, तो अगर क्वेश्चन में रैंक वर्ड यूज हुआ है सो दैट द डेटा इज गिवन इट्स कॉल्ड RX एंड RY. तो यहां पे रैंक कोरिलेशन ढूंढना है तो RX RY यहां पर अपने को पीछे लिख देना है. 25143 25143 41523 41523. इसका टोटल नहीं किया जाता है. डिफरेंस का टोटल ऑलवेज 0 आता है तो डिफरेंस -2, 4 - 4 +2 देन 0. तो टोटल इज 0. नाउ स्क्वायर 4 16 16 4 0. द टोटल इज 20 + 20 40. It's a sigma d square. तो फॉर्मूला 1 - 6 sigma d square and n square minus 1 - 6 into 40 5 1 2 3 4 5 5 25 minus 1 तो 6 into 40 240 24 into 5 120 तो 1 - 2 are equal to -1. तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यहाँ पे रैंक कोरिलेशन का एक सम एग्जाम में जरूर आता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन फॉर अ बाइवेरिएट डेटा. आपको बाइवेरिएट डेटा दे रखा है. ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या ऑब्जर्वेशन विच इज डिनोटेड बाय n. मीन
तो यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स वाई, तो इट्स कॉल्ड एक्स बार, इट्स कॉल्ड वाई बार. बट नाउ कॉन्सेंट्रेशन, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन. ये जो डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन लिखा है, तो डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन का मतलब होता है इन अ वेरिएबल एक्स इट्स कॉल्ड एक्स माइनस एक्स बार, एंड इन अ वेरिएबल वाई इट्स कॉल्ड y माइनस वाई बार. बट यहाँ पे क्या लिखा है, द सम यानी सिग्मा, और उसका भी क्या है आगे, स्क्वायर. तो ये जो 130 है, ये अपने लिए क्या होगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और 145 क्या होगा, सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर. नाउ आगे कौन सा वर्ड यूज हुआ है, प्रोडक्ट. तो सेम चीज, डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन, तो सम ऑफ प्रोडक्ट, तो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू 115. नाउ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, तो सबसे पहले b का फॉर्मूला, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. तो 115 डिवाइड बाय 130, तो 115 डिवाइड बाय 130.88. नाउ सेकेंड स्टेप इज a, y बार माइनस बी एक्स बार, सो y बार 100, b 0.88, x बार 100, so 100 minus 88, a equals to 12, and regression equation a plus bx, तो y cap equal to 12 plus 0.88 x. यहां पे सिर्फ इक्वेशन पूछा गया है, आपको कुछ एस्टिमेट करने के लिए बोला नहीं है, तो इट्स अ फाइनल आंसर. चलिए नाउ 44, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन फॉर अ डेटा. यहाँ पे ऑलरेडी अपने को कुछ रिजल्ट्स देके रखा है और लिखा गया है लेटर ऑन इट वाज नोन दैट वन पेयर, तो वन पेयर ये होता है एक्स एंड वाई, was wrongly taken as 11.4 by correcting the above measures. Obtain the regression line of y on x and estimate y for x equal to 5. तो सबसे पहली चीज यहां पे अपने ने गलती की है, वो गलत पेयर ले लिया है, तो उसका करेक्शन करना पड़ेगा. तो सबसे पहले चार चीज यहां पे लिख देते हैं, सिग्मा x, सिग्मा y, एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई. तो सिग्मा एक्स 30, वाई 5, एक्स स्क्वायर 670 और एक्स वाई 344. अब देखो एक चीज खास ध्यान रखनी है, अगर किसी को ना पता चले कि गलत पेयर कौन सी है, तो आफ्टर द वर्ड एज के बाद जो पेयर होता है वो रॉन्ग पेयर होता है, गलत होता है, तो वो माइनस कर देना है. तो एक्स और वाई, तो -11 -4. नाउ कॉन्सेंट्रेशन, इट्स अ एक्स स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर माइनस होगा 121, माइनस एक्स वाई, तो 11 4 जा एक्स वाई, जो गलत है वो माइनस हो जाएगा, और जो करेक्ट पेयर है वो ऐड हो जाएगी. करेक्ट पेयर 10 14 एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर 100, एक्स वाई 10 इंटू 14, इट्स 140. चलो तो प्लस माइनस कर देते, 30 माइनस 11 प्लस 10, इट्स 29, 5 माइनस 4 1 प्लस 14 15, 670 माइनस 121 प्लस 100 649 और 440. चलो तो अब रिग्रेशन के लिए सबसे पहले बी फाइंड आउट करेंगे, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर. एन एन यानी नंबर, तो टोटल 12 नंबर है, तो 12 इंटू 440 माइनस 29 इंटू 15,
whole divided by 12 into 649 minus 29 whole square. तो 12 into 440 5280 minus 29 into 15 435 12 into 649 7788 minus 29 whole square 841. नीचे आएगा 6947 5280 minus 435 4845 divide by 6947. इट्स 0.697 यानी कि 0.70 या 0.7 भी लिख सकते हो. नाउ सेकेंड स्टेप इज ए y बार माइनस बी एक्स बार. तो देखो x बार, द फॉर्मूला इज सिग्मा x अपॉन n 29/12 and y bar sigma y upon n 15/12. It's a 2.42 and here 1.25. So y bar 1.25 minus 0.7 into 2.42. A equals to 1.25 minus 0.7 into 2.42. It's a 1.694 यानी 69. 1.25 minus 1.69. A equal to minus 0.44. Now third step, y cap equal to a plus bx. Y cap equal to a minus 0.44 plus 0.70x. नाउ एस्टिमेट करने के लिए बोला है कि x की जगह पे 5 रखना है, तो y कैप इक्वल टू माइनस 0.44 प्लस 0.7 इंटू 5. तो माइनस 0.44 प्लस 3.5, तो 3.5 माइनस 0.44 y कैप इक्वल टू 3.06. अगर y का कहीं पे यूनिट दे रखा हो, जैसे दे तो नहीं रखा है बट अगर दे रखा हो तो y का यूनिट लिखना कंपलसरी है. अगर नहीं दे रखा है तो कोई इश्यू नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. यहां पर मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि भाई 45 नंबर का जो टाइम सीरीज का सम होता है यहां पर मे भी प्रैक्टिकल आ सकता है, बट यहां पे थियरी आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे. इसमें भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, लिमिटेशन ऑफ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, ये दोनों के जो मेरिट्स डीमेरिट्स से ज्यादातर पूछे जाते हैं. या तो इसकी जगह पे कोई भी कंपोनेंट्स पूछा जाता है, जैसे कि सीजनल, साइक्लिकल, रैंडम या तो लॉन्ग टर्म, कोई भी कंपोनेंट पूछा जा सकता है. चलिए तो मेरिट्स यहां पे लीस्ट स्क्वायर मेथड के, तो दिस मेथड इज डिटरमाइनिंग द ट्रेंड ऑफ द टाइम सीरीज इज मैथमेटिकली मोर कंपैक्ट देन द ग्राफिकल मेथड, क्योंकि यहां पर अपने को लीस्ट स्क्वायर में फॉर्मूला से सॉल्व करना होता है, तो जितना ग्राफिकली से अपने को एक्यूरेसी नहीं मिलती है उससे ज्यादा, उससे बेटर एक्यूरेसी अपने को लीस्ट स्क्वायर मेथड में मिलती है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है. इट्स अ मैथमेटिकल सॉल्यूशन. In this method, the estimate of the trend values for all the terms of the time series can be obtained. आप यहाँ पे कोई भी टर्म, कोई भी फ्यूचर का प्रिडिक्शन यानी कि एस्टिमेशन कर सकते हो. नंबर नेक्स्ट, लिमिटेशन. फर्स्ट नंबर, दिस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रेंड ऑफ द टाइम सीरीज इज डिफिकल्ट देन द ग्राफिकल मेथड फ्रॉम द कैलकुलेशन व्यू पॉइंट. अगर आपको सिर्फ व्यू पॉइंट से देखना है उसका ट्रेंड कैसा होगा, तो ये मेथड स्लाइटली डिफिकल्ट है, क्योंकि ये लेंथी मेथड है ग्राफिकल की कंपैरिजन में. नंबर 2,
If there is a lack of linear trend in the time series, this method is not useful for fitting the linear trend. यानी कि अगर यहां पर ये मेथड में लैक ऑफ लीनियर ट्रेंड, ब्लैक यानी कि कुछ मिस्टेक, कुछ गलती हो जाती है थोड़ी सी भी, तो ट्रेंड बनाने में, तो ये मेथड अपने लिए ज्यादा यूजफुल होती नहीं है. तो यहां पे ये जो इंपॉर्टेंट है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, वो आपको याद रखने हैं. चलिए नेक्स्ट. चलिए, तो सबसे पहली चीज यहां पे क्या पूछा गया है, 5 ट्यूजडेज इन द मंथ ऑफ अगस्त. मंथ वर्ड दे रखा है अगस्त मंथ. तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डेज लिख देंगे. तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन मंथ ऑफ अगस्त इक्वल टू 31 डेज. अब यहां पर अपने को ये एक चीज पता है कि इन अ मंथ, एक महीने में 4 वीक फिक्स होते हैं, 4 वीक्स, एंड इन अ वीक देर आर 7 डेज. तो 7 4s are 28 days. So the remaining 3 days are additional. यहां पे 3 एक्स्ट्रा दिन बच रहे. तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स निकालेंगे. टोटल आउटकम्स यानी कि सैंपल स्पेस. तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे कि ये जो 3 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो पॉसिबिलिटी क्या है. तो द 3 days मे बी संडे मंडे ट्यूसडे, मे बी मंडे ट्यूसडे वेनसडे, ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, और मे बी सैटरडे संडे मंडे. फिर देखो, फिर तो वही वापस शुरू हो जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे रिपीट. तो यहां पे टोटल ये जो 3 दिन एक्स्ट्रा है, वो 3 दिन एक्स्ट्रा होने की प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7. टोटल आउटकम सैंपल स्पेस n इक्वल टू 7. नाउ इवेंट ए, आपको क्या पूछा गया है, 5 ट्यूसडेज इन अ मंथ ऑफ अगस्त. तो मंथ ऑफ अगस्त में 5 ट्यूसडेज, द फेवरेबल आउटकम्स फॉर अ ट्यूसडेज, देर आर 3 आउटकम्स, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. जहां पे ट्यूसडे इंक्लूड हो सकता है. तो ऐसे 3 आउटकम्स है, संडे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, और ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे. तो therefore 3 favorable outcomes. Therefore probability of event A, P of A equal to m upon n. The answer is 3/7. एक्चुअली आंसर तो अपने को यही मिल गया है कि भाई जो रिमेनिंग डेज है वो न्यूमरेटर में आता है, और जो आपका बेस है वो फिक्स रहता है कि वीक में 7 डेज होते हैं, तो बेस आपका 7 ही रहेगा. ऐसा कोई भी सम आता है, चाहे वो मंथली वाला हो या ईयरली वाला हो, आपका बेस फिक्स्ड है 7. और न्यूमरेटर में क्या आता है, जो रिमेनिंग डेज होते हैं वो न्यूमरेटर में आता है. तो इसका आंसर ऐसे ही आप याद भी रख सकते हो. चलिए नाउ नेक्स्ट 47. तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर आपने 12th के अंदर अपना गोल 85 to 90% रखा हुआ है, तो आप हमारी
सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, जिसके अंदर हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम। और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल 3 फैकल्टी है, जिसमें से कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं यानी कि हेमल सर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, और ध्रुवल सर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम पढ़ाएंगे। और हमारी सुप्रीम बैच की ये खासियत है कि यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको गाला क्वेश्चन पेपर के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको पास्ट पेपर्स में भी अगर कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जिसकी जो टोटल फीस है वो 1999 रुपीज है। तो अगर अभी तक आपने हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन नहीं की है तो सुप्रीम बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ugt.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें 7202012221 पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप यूजीटी सर्च मारो तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप ऐप स्टोर पे जाके माई इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बैच ज्वाइन नहीं करना है, और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो। तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 1499। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लो। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस ऑफ पोटेटो की प्राइस राइज हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.8। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको थोड़ा स्टेटमेंट के साथ लिखना है पूरा, कि द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ प्राइस ऑफ पोटेटो राइज इन द वेजिटेबल मार्केट ड्यूरिंग फेस्टिवल डेज is 0.8, which is denoted by event A. Therefore, P of A equal to 0.8. Same for a price of onion. So it's a P of B. It's a 0.7. और यहां पे लिखा गया है बोथ यानी दोनों। अगर दोनों का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दोनों बोथ द इवेंट अकर्स टुगेदर, इट्स कॉल्ड अ इंटरसेक्शन इवेंट, तो इट्स 0.6. नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन का मतलब होता है यूनियन इवेंट, और यूनियन इवेंट का फॉर्मूला है P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। तो P of A 0.8, 0.7 minus 0.6, so the answer is 0.9। तो वेरी सिंपल आंसर बहुत छोटा है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, आप ऐसे शॉर्टकट में मत करना, थोड़ा स्टेटमेंट पूरा लिखना और फिर सॉल्व करना है। चलिए नाउ नेक्स्ट 48। अब ये जो समय एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम रहते, बट ऐसा नहीं कह सकता हूं कि नहीं पूछा जाता है। तो बहुत इजी सा में आपको टोटल नंबर भी दे रखे, सैंपल इंक्वायरी ऑफ 4979 वोटर्स। अब उसमें क्या है कि भाई 2 पार्टी है, जैसे अपने बीजेपी कांग्रेस ले लो, लाइक दैट कोई भी ले सकते हो। तो वैसे 2 पार्टी के सपोर्टर है, पार्टी ए और बी, और उसमें भी मेल और फीमेल। तो सबसे पहले यहां पर अपने को क्या करना है, रो वाइज एंड कॉलम वाइज टोटल कर देना है। उन्होंने नहीं दे रखा है तो अपने को कर देना है टोटल। चलिए तो रो वाइज कॉलम वाइज टोटल कर देते पहले। इट्स 2536, 2443, 4979। चलो रो वाइज 1319 प्लस 1118, 2437 और 1217 प्लस 1325, 2542। तो इसका भी टोटल सेम वही होगा 4979। अब मेन चीज है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्या लिखा गया है, 1 वाटर इज रैंडमली सिलेक्टेड, आपको कोई एक ही सिलेक्ट करना है। तो ये आपका n फिक्स्ड हो गया। n ऐसे देखने जाओ तो 4979C1 एक ही जन को सिलेक्ट करना है,
तो n इक्वल टू 4979। अब आगे क्या लिखा गया है? नंबर 1, इफ, कौन सा वर्ड आया? इफ। तो अगर क्वेश्चन में इफ वर्ड आता है, इफ, इट्स मींस दैट इट्स अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये अपने लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि यहां पर अपने को पहले तो इवेंट एज्यूम करने पड़ेंगे। तो अपने को नीचे लिखने का कि भाई इवेंट ए इक्वल टू सपोर्टर्स ऑफ पार्टी ए, इसको मैंने इवेंट ए एज्यूम किया है। तो अब काफी लोग क्या करते हैं पता है कि बोले सर ने ए को ए एज्यूम किया है तो बी को अपने बी एज्यूम करते हैं, और यहीं पे सम गलत हो जाता है। अगर पार्टी ए को तुमने ए एज्यूम किया है तो जो पार्टी बी है इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, वो ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इट्स कॉल्ड ए डैश, उसको बी एज्यूम नहीं किया जाता है, बरोबर। बिकॉज ऑफ अपने ने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल्स टू 1, यानी कि दोनों का टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होता है। तो यहां पे जो मेल है उसको इवेंट बी एज्यूम करेंगे, तो फीमेल्स अपने लिए क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बी डैश। अब देखो क्या पूछा गया है, इफ द वाटर इज अ मेल फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है वो खास देखना है, किसकी ढूंढनी है, सपोर्टर ऑफ पार्टी ए। तो सपोर्टर ऑफ पार्टी ए को अपने ने इवेंट ए एज्यूम किया है, तो पहले पूरा स्टेटमेंट लिख देने का और उसके नीचे लिखने का जिसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो वो इवेंट पहले लिखा जाता है। तो किसका बोला गया है, सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, तो ए पहले आएगा। ऑब्लिक, क्यों ऑब्लिक, कौन सा वर्ड यूज हुआ है, इफ, तो इट्स अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आगे क्या बोला गया था, द वाटर इज अ मेल, वाटर मेल होना चाहिए, तो ए ऑब्लिक बी। तो इसका फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी और ऑब्लिक के बाद जो है वो डिनोमिनेटर में आता है। सो द आंसर इज ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन है 1319 डिवाइड बाय एन 4979 डिवाइड बाय बी, तो बी का टोटल 2536 डिवाइड बाय 4979, तो ये कट। सो द आंसर इज 1319 अपॉन 2536। तो आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, या एज इट इज भी लिख सकते हो। चलिए नाउ नंबर 2, सेम इसके जैसा ही, इफ दिस वाटर इज अ सपोर्टर ऑफ पार्टी ए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज मेल, मेल यानी बी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो इट्स अ बी ऑब्लिक सपोर्टर पार्टी ऑफ ए, तो बी ऑब्लिक है, तो ऊपर तो इंटरसेक्शन फिक्स रहेगा, डिनोमिनेटर में आएगा पी ऑफ ए, तो 1319 डिवाइड बाय 4979 और ए का टोटल 2437 डिवाइड बाय 4979, तो ये तो कट, तो 1319 अपॉन 2437। तो इट्स अ वेरी सिंपल सम, बहुत इजी सम है, सिंपल टोटल करके आप नीचे खाली ये 2 स्टेटमेंट लिखे उसका नीचे फॉर्मूला लिख दो, तो 3 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। चलिए नाउ नेक्स्ट 49, देखो क्या लिखा गया है, देर आर 1 डजन मैंगोज, यहां पे 1 डजन मैंगोज है, टोटल 12 मैंगोज हुए। आगे लिखा गया है 3 मैंगोज आर रोटन, 12 में से 3 खराब है, तो इसका मतलब द रिमेनिंग 9 आर नॉन डिफेक्टिव, यानी कि गुड मैंगोज, गुड मैंगोज। आगे क्या लिखा गया है, इफ x डिनोट द नंबर ऑफ रोटन मैंगोज, x किसको डिनोट करने के लिए बोला गया है, तो बोले नंबर ऑफ रोटन मैंगोज इन द सिलेक्टेड मैंगोज ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करने के लिए बोला गया है। अच्छा, कितने मैंगो सिलेक्ट करने के लिए बोले गए थे, तो बोले 3 मैंगो सिलेक्ट करने हैं,
और किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है, तो बोले रोटन मैंगोज का। अब रोटन मैंगोज भी आपके पास है कितने, 3, लेने भी कितने मैंगोज है, 3, तो उसका मतलब मैक्सिमम रोटन मैंगोज आप कितने ले सकते हो, 3, मैक्सिमम। 3 से ज्यादा तो रोटन ले ही नहीं सकते क्योंकि 3 ही सिलेक्ट करने। हाँ, लेकिन आप 3 की जगह पे 2 भी ले सकते हो, आप एक भी रोटन मैंगो ले सकते हो, या तो आप एक भी नहीं रोटन मैंगो भी ले सकते हो, यानी कि 0 रोटन मैंगोस। तो यहां पर उसका नंबर ऑफ डिस्क्रिएट रैंडम वेरिएबल क्या बनेगा, 0 1 2 3, कि आप 0 रोटन मैंगो ले सकते हो या 1 2 3। तो अब उसका अपने को डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो चलिए सबसे पहले यहां पे जो कॉलम है वो बनेगा x नंबर ऑफ रोटन मैंगोज, it's 0 1 2 3, which is denoted by x and then total। चलो बाजू में उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे, इट्स अ p ऑफ x। तो प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढेंगे, कॉन्सेंट्रेशन, टोटल रोटन मैंगोज, मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं, रोटन मैंगोज कितनी थी, 3, और गुड मैंगोज कितनी थी, 9, और टोटल है 12। तो यहां पे पहले अपने ने रोटन मैंगो 0 लिया हुआ है, तो इट्स अ 3C0। तो उसका मतलब आपने एक भी रोटन मैंगो नहीं लिया है, तो तीनों के तीन आपने कौन से मैंगो लिए होंगे, गुड मैंगोज, तो इट्स अ 9C3, और डिवाइड में एन 12C3 जो आपका हर एक में फिक्स रहेगा। नाउ 1 रोटन मैंगोज, तो 3C1, एक रोटन है तो 2 अच्छी होगी, डिवाइड बाय 12C3, 2 रोटन है तो एक गुड मैंगो होगा, डिवाइड बाय 12C3, तीनों तीन रोटन है तो एक भी गुड नहीं होगा, डिवाइड बाय 12C3। चलिए सबकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेते, और प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज क्या आना चाहिए, 1। तो देखो एनी कॉम्बिनेशन 0, आंसर इज 1। 9C3, 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी आंसर इज 6। तो ऊपर आंसर आ रहा है 84, और 12C3 का सॉल्यूशन 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6, तो 220। तो आपका डिनोमिनेटर फिक्स हो गया 220, क्योंकि सब में 12C3 है। तो अब आपको न्यूमरेटर सॉल्व करना है, 3C1 3, 9C2 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, 36 इंटू 3, इट्स अ 108, 3 इंटू 9 27, 1 इंटू 1 1, और आप इसका टोटल भी करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मीन और वेरियांस। तो मीन और वेरियांस के लिए सबसे पहले ये दो कॉलम का मल्टीप्लाई कर देंगे, इट्स अ x इंटू पी ऑफ एक्स, एंड फॉर अ वेरियांस एक कॉलम और एक्स्ट्रा बनेगा, इट्स कॉल्ड एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। तो मल्टीप्लाई 0 इंटू 84 0, 108 अपॉन 220, 54 अपॉन 220 एंड 3 अपॉन 220। अब सबके अपॉन में 220 फिक्स्ड है, तो ऊपर का टोटल इट्स अ 165 अपॉन 220। तो नंबर 1 मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, या एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई भी लिख सकते हो। द आंसर इज 165 अपॉन 220, और इसको डेसिमल्स में कहीं पे भी कुछ कन्वर्ट करना नहीं है। नाउ फॉर अ वेरियांस, तो x इंटू पी ऑफ एक्स, इट्स मल्टीप्लाई विथ x, तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो इट्स 0, 108 अपॉन 220, 108 अपॉन 220, 3 3s are 9 upon 220. So the total is 225 upon 220. Now ये आ गया अपना e of x square. The formula is
sigma x square into p of x equals to 225 upon 220. Now variance equal to e of x square minus e of x whole square. तो e of x square 225 upon 220 माइनस 165 अपॉन 220 का होल स्क्वायर. तो 225 अपॉन 220 माइनस 165 का स्क्वायर 27225 and here 48400. So the LCM is 48400 because of it's a 220 whole square. तो ये भी 220 है, तो 48400 लाने के लिए इसको भी 220 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो न्यूमरेटर को भी 220 से इंटू कर देते हैं. तो इट्स अ 49500 माइनस 27225. तो आंसर इज 22275 डिवाइड बाय 48400. तो ये आ गया अपना वेरिएंस, और इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर चाहो तो. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सम नंबर 50, फाइंड द कांस्टेंट. तो यहां पर भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. यहां पर भी अपने को x देके ही रखा है. तो x क्या है 0 1 2 3 4, देन टोटल, देन उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है. तो इट्स अ p ऑफ x. क्या प्रोबेबिलिटी दे रखी है? तो c इंटू 4px, x की जगह पे पहले 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4p0. 4p0 आंसर इज 1. 1 इंटू c, फिर 4p1. तो 4p1 आंसर इज 4. परम्यूटेशन का रूल है एनी परम्यूटेशन 1, आंसर इज n. तो 4 इंटू सी 4c. 4p2, तो 4p2 का मतलब क्या होता है 4 इंटू 3, नीचे 2 है तो यहां पे 2 डिजिट आएंगे. 4 3 12, इट्स 12c. 3 रखेंगे 4p3, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 24, इट्स 24c. सेम इन 4p4, तो उसमें भी आंसर आएगा 24, तो 24c. एंड कांस्टेंट का रूल सिग्मा p ऑफ xi इक्वल्स टू 1. प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज 1 होता है, तो ये सबका टोटल कर देंगे, और ये सबका टोटल हो रहा है 65c इक्वल टू 1. तो c इक्वल टू 1 अपॉन 65. तो c मिल चुका है, कांस्टेंट मिल चुका है. ऑल्सो ऑब्टेन मीन, मीन ढूंढने के लिए बोला गया है. तो x इंटू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कर देते अपने. तो देखो 0 इंटू सी 0, 4c, 24c, 72c और 96c. चलिए सबका टोटल कर देते. 4 प्लस 72 प्लस 24 प्लस 96, इट्स 196. तो देयरफॉर e ऑफ x इक्वल टू सिग्मा x इंटू पी ऑफ एक्स, यानी के 196c. तो 196 इंटू 1 अपॉन 65, सो द फाइनल आंसर इज 196 अपॉन 65. अब काफी लोग क्या करते कि यहीं पर आपको c की वैल्यू पुटअप करवा देते और फिर मल्टीप्लाई करते. तो उससे बेटर है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके टोटल करके लास्ट में वैल्यू पुटअप कर दो, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. चलिए नाउ नेक्स्ट, द डेली कॉस्ट प्रोडक्शन फॉर x टन्स ऑफ अ कमोडिटी. कॉस्ट विच इज डिनोटेड बाय c 10x square minus 1000x plus 50,000. How many units should be produced for the minimum cost and also find the minimum cost? चलिए
तो सबसे पहला स्टेप मिनिमम वर्ड आया है, तो द फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएशन, dc अपॉन dx, 10x स्क्वायर का 20x माइनस 1000x का 1000 और 50,000 का 0 कांस्टेंट है। सेकंड स्टेप इज आपने जो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया है उसके इक्वल टू में 0 रख दो, तो 20x इक्वल टू माइनस 1000 सामने जाएगा, तो प्लस x इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 20, तो x इक्वल टू 50, x की वैल्यू आ गई। नाउ थर्ड स्टेप डबल डिफरेंशिएशन, डबल डेरिवेटिव्स, तो 20x माइनस 1000 इट्स अ डिफरेंशिएशन, तो 20x का आएगा 20 और 1000 का हो जाएगा 0। अब यहां पर अपने देख सकते हैं कि भाई फोर्थ स्टेप क्या होता है कि x की वैल्यू यहां पे पुटअप करनी होती है, बट यहां पर तो x है ही नहीं, तो सीधा अपने को यहां पे स्टेटमेंट लिखने का और ये वैल्यू देखने की कि ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो बोले इट्स अ पॉजिटिव, इट्स अ ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ब्रैकेट में क्या लिख देने का, इट्स अ मिनिमम। तो नीचे स्टेटमेंट लिखने का 50 यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर मिनिमम कॉस्ट। अगर कम से कम खर्चा करना है तो आपको 50 यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो ये हो गया अपने पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। तो ये जो अपना कॉस्ट फंक्शन था उसमें x की जगह पे अपने को 50 रखना है। तो 50 स्क्वायर 2500 इंटू 10 25,000 माइनस 50,000 प्लस 50,000, तो ये तो कट, सो C इक्वल्स टू 25,000 रुपीज। तो यहां पे अपना सेक्शन डी फिनिश्ड होता है। और इसी तरह से आप सारे वीडियो अगर आगे देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।